नमस्कार। आर्य कौन है? भारत आए आर्यों की संपूर्ण जानकारी। ये पहले तो यह बात जाननी चाहिए कि गुलामी के काल में एक बहुत लंबा पीरियड, बहुत लंबे समय तक भारत गुलाम रहा और इसमें हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण जो वर्तमान पीढ़ी है या हमारे पीछे की भी जो पीढ़ी है उसे अपने सही इतिहास की जानकारी नहीं हो पाई। ये आर्य शब्द जो है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हम सभी जानते हैं कि इस श्रेष्ठता की दौड़ में बहुत सारे लोग आगे निकलने की कोशिश करने लगे और फिर जो दूसरे लोग थे उन्होंने उन्हें विदेशी, बाहरी कहना शुरू कर दिया। फिर एक सामाजिक आंदोलन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चलाया, जिन्होंने उसका प्रतिकार किया और संपूर्ण विश्व को कृण्वन्तं विश्व आर्यम ऐसा करके आंदोलन चलाया और जो यहाँ के मूल निवासी थे वो आर्य बनने की ओर आगे बढ़े। फिर आंदोलन बदल गया। आज के परिवेश में इस सत्य को जानना बहुत ही आवश्यक है। जब हम एक ऐसे पड़ाव पर हैं, परिवर्तन संक्रमण के ऐसे दौर में हैं, जब एक सामूहिकता के साथ भारत वैश्विक पटल पर उभर रहा है, तो वास्तविक इतिहास जानना बहुत ही आवश्यक है। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे इसी पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको दे दूं जिससे आपको यह समझने में सुविधा रहेगी। अभी जिसको हम फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं, वह फारस की खाड़ी हिमालय के पार है। उत्तर तरफ हिमालय है और हिमालय के उत्तर तरफ फारस की खाड़ी है। महान इतिहासकार रांगेय राघव की पुस्तक महागाथा, जिसमें उन्होंने मानव जातियों के इतिहास पर बहुत विस्तृत प्रकाश डाला है, उसके अनुसार उसका प्राचीन नाम श्रीनार था और जिन्हें आज हम सभी विष्णु के रूप में पूजते हैं, वो उनका क्षीर सागर था। और जिनको हम आर्य कहते हैं, विदेशी कहते हैं, वो आर्य उसी फारस की खाड़ी के पारस से आए थे। आज से कुछ हजार साल पहले हिमालय में से कुछ आर्य नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में बस गए थे। उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और ये पूरे मैदानी इलाकों में फैल गए। आर्यों के नाम पर ही इस भूभाग का नाम आर्यावर्त, आर्यन या एरियाना या ईरान कहा गया। इस पूरे इलाके को पारस भी कहा जाता था। क्योंकि ये आर्य भारत से आए थे, इसलिए इनकी अवस्था, इनकी जो भाषा थी, जवेस्था, जो संस्कृत से बहुत ही मिलती जुलती थी। ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाएँ इनकी भाषा में ज्यों की त्यों हैं। आज से 1200-1300 वर्ष पहले अरब आक्रांताओं ने ईरान की समूची धरती पर, ईरान का मतलब, मैं ईरान कर रहा हूँ तो उसको उसके पूर्व दृष्टि से ही देखना चाहिए। पहले ईरान भी भारत का अंग था, जो बृहत्तर भारत था, अखंड भारत था, उसका अंग था। उस ईरान की समूची धरती पर कब्जा कर आर्यों को जबरन मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया गया। ये 12वीं और 13वीं सदी की बात है। उस दौर में कुछ आर्य लोग भारत की तरफ भाग करके गुजरात के तट पर पहुंचे।
गुजरात के राजा जादव राणा ने उन्हें एक दूध भरा कटोरा भिजवाया था। मतलब साफ था कि यहाँ उनके लिए जगह नहीं है। उन आर्यों ने उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दी। मतलब यह कि हम लोग अलग पहचान के लिए और हमें अलग से जगह देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ के दूध में शक्कर की तरह से घुल और मिल जाएंगे, जैसे दूध में चीनी घुल जाती है वैसे। और राजा जादव राणा ने उन्हें गुजरात में बसने की इजाज़त दे दी। चूँकि ये आर्य पारस से आए थे, अतः इन्हें पारसी कहा गया। तब से आज तक पारसी लोग भारत में दूध में शक्कर की तरह से घुल मिल करके और इस देश में रह रहे हैं। कभी यह इस देश के लिए बोझ न बने और न अपने लिए कोई विशेष पैकेज या आरक्षण की मांग की। इन्होंने कभी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास नहीं किया, शामिल नहीं हुए। नहीं इनकी वजह से कभी कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़की। पारसी लोग अग्नि, पृथ्वी, जल को पवित्र मानते हैं, इसलिए मरने पर दाह संस्कार करने के लिए यह अग्नि का, पृथ्वी का और जल का, इन तीनों का प्रयोग नहीं करते। अर्थात न तो ये अपने शव को जलाते हैं, न पृथ्वी भूमि में गाड़ते हैं, अथवा न जल में प्रवाहित भी नहीं करते। मरने पर इनकी लाश को पृथ्वी और आकाश के बीच बने टावर, जिसे ये लोग दाखमा कहते हैं, पर रख कर देते हैं, जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। ऊंचे पर होने के कारण बदबू भी नीचे नहीं आ पाती। इस क्रिया के पीछे इनका तर्क होता है कि जब तक पारसी जिया, दूसरों के लिए जिया, और मरने पर भी यह शरीर दूसरे प्राणी की क्षुधा पूर्ति के काम आ जाए, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आजकल गिद्ध खत्म हो रहे हैं, इसलिए पारसी समुदाय का दाह संस्कार भी इस तरीके से करना संभव नहीं होगा। वैसे भी दूसरों की दृष्टि में, या जो लोग नहीं जानते उनको देखने से लगता है कि दाह संस्कार का यह तरीका अमानवीय और घृणित है। जिस प्रकार से दुनिया में गिद्ध खत्म हो रहे हैं, उसी प्रकार से पारसी समुदाय की जनसंख्या भी घट रही है। जब भारत में पारसी लोग आए थे, उस समय उनकी संख्या लगभग 18,000 थी। तब से लेकर आज तक इनकी जनसंख्या मात्र 55,000 तक पहुंची है। इनकी जनसंख्या का ग्राफ निरंतर नीचे गिर रहा है। अगर ऐसे देखा जाए काल के हिसाब से, तो 1941 में 1,10,000 ये थे, 2001 में 70,000, 2011 में 55,000। इनकी जनसंख्या घटने की दर इसी तरह से रही तो इनकी संख्या बहुत तेज़ी के साथ घट करके और विलुप्ति के कारण ये फिर जैसे छोटे छोटे आदिवासी जनजाति समुदाय हैं उस प्रकार की हो जाएगी। इनकी आबादी घटने के पीछे एक कारण, बहुत सारे कारण हैं। ये भी है कि पारसी लोग शादी तभी करते हैं जब वह पूर्णतया अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। आर्थिक युग में एक बीमारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में उनकी उम्र 40 के करीब पहुंच जाना लाजिम बात है, और 40 की उम्र में तक पहुंच करके हम सफ़र की तलाश भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए कुछ लोग शादी भी नहीं करते, जो करते हैं वो मात्र एक बच्चे पालने की धारणा रखते हैं। इसलिए पारसी समुदाय में मृत्यु दर ज़्यादा व जन्म दर कम होती है। अर्थात देर से विवाह करने के कारण इनकी आबादी घट रही है। इस समुदाय में औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, उस समुदाय में बच्चे कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि माएँ बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए कम बच्चे पैदा करती हैं। पारसी समुदाय में औरतों के शिक्षा का स्तर 100% है, यह भी एक बड़ा कारण है। तीसरा, पारसी समुदाय में यदि कोई लड़का या लड़की अपने धर्म से अलग शादी कर लेता है तो उसे धर्मच्युत कर दिया जाता है। अब उस लड़के या लड़की की गणना पारसी समुदाय में नहीं की जाती है। पारसी समुदाय की कम जनसंख्या का चौथा कारण है
घर और बर की तलाश करना नितांत मुश्किल काम है। इसलिए कई लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं और आगे संतान उत्पन्न करने की आशा ही खत्म हो जाती है। जो लड़कियां समुदाय से बाहर जाके शादी करती हैं उनके बच्चों को पारसी नहीं माना जाता है। पारसी समुदाय को बढ़ाने के लिए किराए की कोख पर भी भारत सरकार विचार कर रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा पोषित जियो पारसी संस्था इस दिशा में कार्यरत है। पर पारसी पुरोहितों ने यह शर्त रखी है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों पारसी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्कार व पारसी समुदाय ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए उन दंपतियों को 1000 रुपये मासिक देने की भी मंजूरी दी थी जो 3 बच्चे पैदा करेंगे, मगर इस योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 10 लोग ही आगे आए। पारसी लोग जिस धर्म को मानते हैं उसे जोरस्ट्रियन कहते हैं। जोरस्ट्रियन धर्म अपने मूल देश ईरान में अब भी मौजूद है। ईरानी मुस्लिम इस धर्म का आदर करते हैं क्योंकि यह उनके पूर्वजों का धर्म रह चुका है। ईरान में 25,000 पारसी रहते हैं। पारसी भी इस देश को अपना देश मानते हैं। इराक ईरान युद्ध के दौरान पारसी भी सीमा पर लड़ने गए और देश के लिए अपनी जान गंवाई थी। ईरानी संसद में पारसियों का नुमाइंदा जरूर होता है। पूरे विश्व के पारसियों का सम्मेलन ईरान शहर के तेहरान में 2 बार हो चुका है। आज़ादी के भी लड़ाई में, भारत की आज़ादी की लड़ाई में पारसियों का अप्रतिम योगदान रहा है। उद्योग, परमाणु, सिनेमा, सेना, राजनीति, संस्कृति आदि जगत में पारसी लोगों का योगदान वर्णनातीत है। आर.डी. टाटा, ए.बी. गोदरेज, दादा भाई नौरोजी, फील्ड मार्शल मानक शाह, होमी जहांगीर भाभा, रूसी मोदी, जुबिन मेहता, वोमन ईरानी, पिनाज मसानी आदि लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। अभी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी पारसी समुदाय से संबंध रखते हैं। अभी जो स्मृति जुबिन ईरानी हैं वो भी पारसी समुदाय से संबंध रखती हैं। आज पारसियों का यह अस्तित्व संकट में है और इसके लिए भारत सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही पारसी समुदाय के लोगों को भी आगे आना होगा। जब ये पाश्चात्य सभ्यता को अपने जीवन का अंग बना सकते हैं तो धर्म के मामले में इतनी असहिष्णुता क्यों? भारतीय आर्यों ने जब शादी ब्याह के मामले में लचीला रुख अपना लिया है तो ईरानी आर्य पारसी अपनी नस्ल की शुद्धता के प्रति इतना फिक्रमंद क्यों है? क्यों नहीं यह भारतीय आर्यों की तरह वसुधैव कुटुंबकम को अपना रहे हैं? ये जो हमने आपको बताया, देखिए, दुनिया चाहे जो माने, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व के सभी निर्वंशों, सभी मानव समुदायों की चिंता करता है। और इसलिए यह प्रश्न भारत में खड़ा किया जाता है। भारत में इस बात की चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से जो मानव समुदाय की विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न समुदाय हैं, रक्तवंश हैं, उनको संरक्षित रखा जाए, उनका विकास किया जाए। वैसे हम सभी जानते हैं, मैंने आपको नाम भी बताए कि आर.डी. टाटा, ए.बी. गोदरेज, दादा भाई नौरोजी, फील्ड मार्शल मानक शाह, होमी जहांगीर भाभा जैसी महान हस्तियां जिन्होंने भारत के निर्माण में भी और विश्व के निर्माण में बहुत योगदान दिया, ये उनके वंशज हैं। और यही आर्य जैसा मैंने बताया, आर्य श्रेष्ठ जो सभ्यता में, संस्कृति में श्रेष्ठ थे, उनके कारण। और एक चीज़ और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जो संदेश गया पूरी दुनिया के अंदर, अपने पैरों पर खड़ा होने की बात, पढ़ाई की बात, शिक्षा की बात, ये सब संस्कार इन्हीं आर्यों से विश्व में प्रचलित हुए। लेकिन उसका संदेश देने वाली यह जाति, यह समुदाय आज निरंतर इसकी आबादी घट रही है। तो ये दोनों के बीच का जो सम्यक मार्ग होता है,
वह अपनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे एक दूसरी कहानी के साथ।